कि मैं राजद का सदस्य हूँ, है ना। बहुत अच्छी बात है। अरे पैराशूट से हम उतर गए हैं तो किसी के सर पे थोड़े उतरे हैं। कि अपने बड़हरिया प्रखंड में इतना ज़मीन है कि सरकार चाहे तो यहाँ पर किसी भी तरह का उद्योग लगा सकती है, कोई भी उद्योगीकरण। आपका लोकतंत्र हिल गया, आपका सेकुलरिज्म टूट गया। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ बिहार। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ते जा रही है। कुछ लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए आम जनता के बीच दौरा कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी ज़मीन को तलाश करने के लिए आम जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे पास आरजेडी के भावी उम्मीदवार डॉक्टर अशरफ अली हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में डॉक्टर साहब की स्थिति क्या है। डॉक्टर साहब, सवेरा न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सवेरा न्यूज़ और इसके साथ रहने वाले सभी इसके संचालक को मेरा धन्यवाद। सवेरा न्यूज़ नया सवेरा लेकर के और अच्छे अच्छे खबरों को लेकर आए जिससे कि सबके मन को लुभाए। धन्यवाद। चुनाव बहुत करीब आ गया है और बहुत सारे प्रत्याशी आपके पार्टी के सबसे ज़्यादा आप ही के पार्टी में टिकट के लिए मारामारी है। जितने आपके कार्यकर्ता थे वो सारे प्रत्याशी बन के उभर रहे हैं और लगातार वो जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको टिकट बड़े साहब से मिल गया है, अनुमति मिल गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें छोटे साहब से मिल गई है। आपका अनुमति या आपका टिकट के बारे में जो सूचना दिया गया है, आपको कौन लोग दिए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि राजद जो बड़हरिया की पार्टी है, बड़हरिया में है, तो बड़हरिया के ही आम जनता के द्वारा ये कहा जा रहा था कि राजद एक नेता विहीन राजद से नेता विहीन पार्टी है बड़हरिया विधानसभा में। तो बड़हरिया विधानसभा एक राजद का नेता विहीन विधानसभा था, ये आम जनता की अवधारणा थी। लेकिन दूसरा आपका सवाल ये है कि जितने कार्यकर्ता थे सभी कार्यकर्ता एक विधायक या विधान सभा के लड़ाई के मैदान में अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में ला कर के मुखर रहे हैं या वो मुखरित हो रहे हैं। तो ये जो बात है कि अक्सर चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, पार्टी का ही जो कार्यकर्ता होता है वो लड़ता है। कभी काल कोई पैराशूट से उतर के आता है, जैसे कि लोग अभी इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन पहले जो जनता कह रही थी कि राजद पार्टी में बड़हरिया विधानसभा एक नेता विहीन पार्टी है, आखिर क्यों कह रही थी, क्या बात था, ये बातें होनी चाहिए। दूसरी बात कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो आज़ाद है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने विधान सभा के लड़ाई के लिए प्रत्याशी घोषित कर सकता है। इवन आप भी अपने माइक को लीजिए और अपने आप को घोषित कर दीजिए कि मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, क्योंकि आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। उसके बाद से रही बात टिकट लेने देने की बात, तो टिकट लेने देने की बात तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो आला पदाधिकारी होते हैं वही लोग देते हैं। हम सब प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उनको टिकट देना है। तो जहाँ तक सवाल है कि भाई हमको टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम अब तक जो है सो अपना बहुत ज़्यादा हाथ पांव इधर नहीं मार रहे हैं, इधर उधर। हमारा सबसे पहला हाथ पांव ये है कि प्रत्याशी का होना, जीत का होना, वो मेरे बस की बात नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं कि मैं प्रत्याशी बनूँ, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं जीत हासिल करूँ। तो जीत हासिल करने के लिए हमको किसकी औकात को देखनी पड़ेगी? जनता की, वोटर्स की। जो वोटर्स हमको वोट दे करके विजयी बनाएंगे, जीत दे करके विधानसभा में पहुंचाएंगे, हमें वोट दे करके और जीत दे करके वो अपना विधायक बनाएंगे, ये तो औकात मेरे जनता की है, मेरी कहाँ है? मैं कहाँ जीत हासिल कर सकता हूँ? मेरी जनता हमको जिताएगी, ये उसकी औकात है। इसीलिए मैं अपने विधानसभा के एक एक वोटर से, एक एक विधानसभा के जनता से करबद्ध आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे वोट दें, सपोर्ट करें और हमको विजयी बनाएं।
आपकी पार्टी के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं, तो उनको टिकट मिलने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो है कि हम लोग जब बच्चे थे तो हमको कुछ मिलता था खाने के लिए, तो हम लोग 3 4 5 भाई बहन थे, तो 4 भाई बहन अगर एक पास बैठे रहते थे और कुछ भी खाने को मिलता था तो सब तो एक ही माँ बाप के औलाद थे, सब लोग तो एक ही तरह से प्यारे थे माँ बाप के लिए। लेकिन हमारी क्या सोच रहती थी कि हमको ज़्यादा मिल जाए, भैया को कम मिले, बहन को हमको ज़्यादा मिल जाए। मिला ज़्यादा तो बहुत खुश, नहीं मिला तो रूठ जाते थे, रूठ के नहीं होता तो छीन के लेकर भाग जाते थे। ये जो है एक परिवार है, राजद एक परिवार है। इसमें सब लोग अपने अपने टिकट के दावेदारी में तरह तरह की बातों को करेंगे, लेकिन टिकट किसी एक ही को मिलेगा। हम एक ही गार्जियन से, एक ही पदाधिकारी से एक ही टिकट को लेंगे, वो चाहे मुझे मिले या किसी और को मिले। तो इस तरह की बातें करता है कोई, तो कोई बुरी बात थोड़ा है। मान लीजिए कि हम भाई बहन जब लड़ सकते हैं एक माता पिता से अपने हक और खाने के लिए, सदस्य हैं कि नहीं? सकता है। सदस्यता की बात तो हम आपको कैसे बताएं, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं मैं कि लेकर के और झंडा में बांध करके घुमाऊं अपने विधानसभा में। मैं जुबानी कह चुका हूं कि मैं राजद का सदस्य हूं, है ना। इसके लिए प्रूफ लोग मांगेंगे तो जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां मैं दूंगा। और हमको अगर आप सोचते हो कि हम राजद से नहीं हैं, तो मैंने पहले भी ये बात कह चुका है कि अगर राजद पार्टी के 2 ही वोटर्स माने जाते हैं, मुस्लिम और यादव, तो यादव में तो विडम्बना हो सकती है, लेकिन एक एक व्यक्ति इस बात को जान रहा है कि एक मुसलमान में कोई विडम्बना नहीं हो सकती है। हर एक मुसलमान आज 1990 से राजद में है और वो आज तक राजद में है। कोई भी राजद छोड़ करके दूसरी जगह वोट नहीं दिया। भले राजद अपने आप को दूसरे से तालमेल की तो हमको देना पड़ा, हम दिए उसको, लेकिन हम हमेशा राजद को वोट दिए हैं। तो हम हमेशा से राजद के लिए हैं, राजद से हैं, राजद के लिए वोट किए, राजद के लिए काम किए, उसका सहयोग किए। आज राजद से ही मैं प्रत्याशी बन के हूँ, राजद का ही कार्यकर्ता हूँ, राजद का ही सदस्य हूँ और हमारे पास राजद पार्टी की ही सदस्यता है। इस बात को आप जान लीजिए और जनता को बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इतना दिन तक के कहीं पे जनता की समस्या के साथ खड़े नहीं थे, लेकिन जैसे चुनाव आया डॉक्टर साहब पैराशूट से उतर गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अरे पैराशूट से हम उतर गए हैं तो किसी के सर पे थोड़े उतरे हैं, हम सरजमीन पर उतरे हैं और जनता के बीच में उतरे हैं। पैराशूट से उतरे सही है, लेकिन हम सरजमीन पर उतरे हैं और जनता के बीच में उतरे हैं, वोटर्स के बीच में उतरे हैं। तो हमारी जनता, अगर हम पैराशूट से गड़बड़ स्थिति में उतरे होंगे तो वो तो हमको खुद एक किक आउट कर देगी, हमको बाहर कर देगी। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जनता इस बात को जान रही है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए है, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए नहीं है। आप कहने के लिए कुछ भी कहिए, आपका स्वागत है। यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं या जो भी व्यक्ति है, वो चूँकि मेरे ही विधानसभा का है, मेरा ही भाई बंधु है, वो मुझे कुछ भी कह सकता है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि अगर मैं जनता का पसंदीदा हूँ, अगर मैंने जनता के साथ अपना समय बिताया, अगर मैंने जनता का सेवा किया, जनता के दुख दर्द को समझा, जनता मुझे अगर पसंद की, तो मैं पैराशूट से उतरूँ या आसमान में से ईश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा टपकाया जाऊँ, जनता मुझे पसंद कर लेगी, मुझे चाह लेगी, तो मेरी कामयाबी है। और नहीं तो जो लोग सोचते हैं वही होगा। बढ़हरिया विधानसभा अभी किन मुख्य समस्याओं से जूझ रहा है? अब तक तो हमको लगता है कि इस तरह का सवाल बहुत से प्रत्याशियों से किया जा चुका है और हमसे भी किया जा चुका है। मैं इन सारे समस्याओं का जिक्र किया हूँ, लेकिन इसमें जो है हम बारी बारी से ये बता चुके हैं कि हज़ारों समस्याएं जनता के सामने हैं। जो मेरे नज़र में एक ही समस्या है, वो ये समस्या है कि आज हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा ज़िला, हमारा प्रखंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या से जूझ रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ही हो गया कि जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेकारी बढ़ेगी। तो ये जो बेकारी बढ़ी, ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था की कमी है। बेकारी बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ी, जो बेरोजगारी बढ़ी तो लोग यहाँ से प्रवासी गए। तो ये बड़ी समस्या है कि यहाँ जो बेकारी बढ़ी, मजदूरी के लिए जो हमारे बीच के मेरे भाई बंधु, मेरे नौजवान दूसरे स्टेट में, राज्य में जा कर के वो अपना खाने दाने का इंतज़ाम किए, अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था किए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ के जितने मजदूर हैं, हम ये कह चुके हैं कि अपने बढ़हरिया प्रखंड में इतना ज़मीन है कि सरकार चाहे
तो यहाँ पर किसी भी तरह का उद्योग लगा सकती है, कोई भी उद्योगीकरण कर सकती है। तो सबसे ज़रूरी यही है मेरे समझ से। आप खाना किसी तरह से खा के जी सकते हैं, किसी तरह से अपने आप को गुजारा कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह से हम झुग्गी में रहें, झोपड़ी में रहें, बिल्डिंग में रहें, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमको खाना दाना मिलना चाहिए। खाना दाना के लिए रोजी रोटी होनी चाहिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ पर उद्योग होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस दिन यहाँ उद्योगीकरण हो जाएगा उस दिन यहाँ की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। बस एक ही समस्या है कि सरकार यहाँ पर उद्योगीकरण करे, उद्योगीकरण के फलस्वरूप यहाँ के लोकल लोगों को उसमें काम मिले, नौकरी मिले और वो लोग अपने जीवन यापन को कर सकें। सिवान जिला में 2 कारखाने थे, एक सूता फैक्ट्री था और एक चीनी मिल। चीनी मिल तो बढ़िया विधानसभा में ही पड़ता है और ये दोनों बंद हो चुके हैं। सरकार इसे चालू भी नहीं कराई। उसके बावजूद जनता लगातार माननीय विधायक साहब को जिताती रही। तो आप आम जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि हमारे जो उपस्थित विधायक महोदय हैं तो उनको जिताना हराना ये तो हमारे जनता का काम है, हमारी जनता करती है। ये समय का एक अपना प्रारूप है, जिस समय के प्रारूप के फलस्वरूप कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं। इस बात पर हम लोग ध्यान नहीं दें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि शुगर मिल का बंद हो जाना, सूता मिल का बंद हो जाना, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस समय शुगर मिल और सूता मिल बंद हुआ था उस समय आपको भी होश नहीं होगा और हमको भी होश नहीं था, ठीक है ना। यानी ये बात कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपके सवाल को टाल रहा हूँ। ये बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सी घटनाएँ पीछे घट चुकी हैं, बहुत सी बातें पीछे हो चुकी हैं। सारी बातों के बाद एक बात कही जाती है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। शाम का भूला अगर सुबह को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। जो कुछ भी हुआ अगर हम उसकी जिक्र करेंगे, उसका चर्चा करेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा एक सोच है कि अगर जिस दिन हमारे जैसा आदमी सरकार में आएगा उस दिन अपनी हर एक सांस, हर एक प्रयास उस सूता मिल में लगाएगा कि सूता मिल सरकारी संपत्ति है, सरकारी ज़मीन है, आखिर उसको हम कैसे कोशिश करें कि सूता मिल चल जाए। हमारे यहाँ ऑलरेडी उद्योगीकरण हो चुका है, सिर्फ उसका स्थितिकरण है, वो स्थित अवस्था में है, चलने की अवस्था में नहीं है, बंद की अवस्था में। तो उसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब चलाने की कोशिश करेंगे उस समय कौन कौन सी बाधाएँ आती हैं वो मेरे मैच्योरिटी पर निर्भर करता है कि जब मैं उन बाधाओं से झेलूँगा, उन समस्याओं से जूझूँगा तो कैसे उसका निष्पादन करके मैं सूता मिल को चला दूँ, ये समय बताएगा। लेकिन आपको मैं ये वादा करता हूँ कि अगर हमारे कोशिश से सूता मिल नहीं चलेगा तो मैं एक एक समस्याओं को जनता के बीच में लाऊंगा और बताऊंगा कि सूता मिल क्यों नहीं चल पा रहा है। आप बिहार में विपक्ष मजबूत भी है और उसी के आप कार्यकर्ता भी रहे हैं। उसकी ज़मीन बिकने लगी है तो विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाने का। आप और आपकी पार्टी ने क्या किया? ये सब कुछ आपके सामने है। सरकारी महकमे में सब कुछ आपके सामने है। आज के समय में आप सोशल मीडिया वाले लोग इतने पॉपुलर क्यों हो गए, इसका जवाब आप दे सकते हैं? आप दीजिए इसका जवाब, कुछ भी दीजिए हमको कि इतना अत्यधिक सोशल मीडिया आज समाज के बीच में क्यों आ गई। इसका जवाब मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब यही है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं, जितने बड़े बड़े मीडिया हैं, सभी मीडिया सरकार से बिक जाते हैं। सरकार की हकीकतों को जो कि समाज और जनता के खिलाफ में है उसको वो समाज जनता के बीच में नहीं लाते हैं। तो ज़मीनें बिकी, मिल बिक गया, मिल बंद हो गया, सूता मिल बंद हो गया। आप सोच सकते हैं जब तक समाज में, जनता के बीच में सच्चाइयों का पर्दाफाश नहीं होगा तो जनता कैसे लड़ेगी। किसी के मौत होने से पहले उसको खबर होना चाहिए कि आज उसका हत्या होगा, आज उसकी मौत होगी, तो वो अपने मौत से बचेगा, अपने आप को बचाएगा कि हमारी हत्या होने वाली, हम खुद को बचाएं। वो कहीं भी घुस सकता है। जो माद कहा जाता है ना, वो अपना जीवन रक्षक माद में घुस करके अपने जीवन को बचाएगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी समस्याएं हैं, सरकार कुछ भी गलत कर रही है तो वो गलत कर ले रही है, अपने मन के मुताबिक कर ले रही है और जनता तक नहीं जाने दे रही है, क्योंकि उसके हाथों मीडिया बिकी हुई है। किसी भी सच्चाई को मीडिया के पास नहीं जाने दे रही है। आप सोशल मीडिया वाले इसीलिए इतने पॉपुलर हैं कि आप दूध के दूध और पानी के पानी को तुरंत के तुरंत समाज के बीच में डाल देते हैं। एक आदमी बेईमानी करता है, दूसरा आदमी ईमानदारी से उसको दे देता है। तो यही कारण है कि आज सोशल मीडिया समाज के बीच में बहुत ही पॉपुलर है।
तो इस सच्चाइयों को आप सामने लाइएगा तब ना पता चलेगा। हमारा विपक्ष हो, हमारा पक्ष हो, सरकार का आदमी उसको अपने तरीके से कर ले रहा है, जनता के बीच में नहीं जाता है। विपक्ष नहीं जानता है कि कब क्या हो गया, एक से एक बड़ी से बड़ी बातें हो जाती हैं। वहाँ अपना बहुमत दिखा दिया जाता है, वर्चस्व का बहुमत दिखाया जाता है, ताकत का बहुमत दिखाया जाता है। विपक्ष वाला अगर कोई बोलता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। इतनी सारी बातें हैं जो सब लोग जान रहा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब है, काशीराम भी कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाता है। तो जब आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो सड़क पे आकर आपकी पार्टी को विरोध करना चाहिए था। क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, किसी भी कीमत पे उसको जाकर रोकवाना चाहिए था। जब वह सरकारी धरोहर बचेंगे तभी रोज़गार का अवसर मिलेगा, जब वह बिक जाएंगे तो फिर मिलेगा क्या, चलेगा कैसे? ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, हम इसमें यही जवाब देना चाहते हैं कि बात की बातें हैं, है ना। बातें हैं बातों का क्या, सुने हैं ना आप कभी ऐसा हैं कि बातें हैं बातों का क्या? ये सारी बातें हैं। आपका सवाल बातें हैं बातों का क्या? हकीकत आंखों से देखिए ना। आपका लोकतंत्र हिल गया, आपका सेकुलरिज्म टूट गया, सेकुलरिज्म हिल गया। पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, सरकार की संपत्तियां जली, कितने लोग जेल गए, मार खाए, सब कुछ हुआ। हो नहीं रहा है सरकार में, देखे नहीं हुआ है ना। आपको इस बात का विश्वास है ना कि हुआ है? आप किन किन हालातों में हुआ विपक्ष, ये विपक्ष की कमजोरी के कारण ही तो सारा हुआ कि लोकतंत्र हिला, या चाहे विपक्ष के नेता जेल गए, ये विपक्ष की कमजोरी के कारण ही हुआ। नहीं, ये कोई बात हुई विपक्ष की कमजोरी के कारण हुआ कि पक्ष की मजबूती के कारण हुआ? ये पक्ष के मजबूती के कारण हुआ ना। पक्ष के हाथ में सरकार है, पक्ष के हाथ में प्रशासन है, पक्ष के हाथ में कोर्ट है, वो जो चाहे सो कर ले, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं, 5 साल में कितने आंदोलन किए गए सरकार के विरोध में। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर एक सामान पे महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन विपक्ष 5 साल में कितने आंदोलन किया? विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, जबकि विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। जब वह नहीं दिखाएगा तो उसके साथ भी शोषण होगा, और आम जनता के साथ तो हो ही रहा है। लाइए, बहुत अच्छी बात है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। मैं आपको आईना दिखाऊं तो आईने में आपका मुंह दिखेगा। विपक्ष का आईना क्या होगा आप बता सकते हैं? विपक्ष का आईना होता है जनता, विपक्ष का आईना होता है पब्लिक, वोटर्स आईना होता है विपक्ष का। तो जो सरकार चला रहा है वो इतना इंटेलिजेंट है, उसकी सूझबूझ इतनी अच्छी और बड़ी है कि वो सरकार चलाने के दरमियान पूरे आईना को चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है। जनता को वो जातिवाद के नाम पर तोड़ दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर तोड़ दिया, कोई गरीब अमीर के नाम पर तोड़ दिया। तो वो जनता को तो तोड़ दिया है। विपक्ष आईना लेके जाएगा, कौन से आईना को लेके जाएगा? टूटा हुआ आईना कैसे ले जा सकता है? टूटा हुआ आईना को कैसे एक बार ले जाकर सरकार के सामने रखेगा? विपक्ष कोशिश कर रहा है कि हम आईने को ले जाएं और विपक्ष को दिखाएं कि ये समस्याएं हैं, लेकिन आईना विपक्ष के द्वारा तोड़ दिया गया है। जात में, अमीरी गरीबी में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में, हमार हुआ तहार हई में, इस तरह की बातों में इसका मतलब विपक्ष पहले ही सरेंडर कर चुका है कि आईना टूट चुका है, यानी कि समाज बढ़ चुका है और हम उसको एकजुट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है। एकजुट नहीं कर पाएंगे ये कहना गलत है। ये विपक्ष जान रहा है कि आईना टूट गया है, लेकिन आज आईना भी समझने लगा है, आज आईना भी समझने लगा है कि हम टूट चुके हैं, अब हमको जुटना चाहिए।